Okay, let's start now. So, in the last class, we started talking about geometry of deformation of symmetric beam subjected to pure bending. And we talked about what is the meaning of pure bending. So, whenever a beam is loaded in such a way that throughout the length the bending moment is constant and shear force is zero, then we say that this is a case of pure bending. And this is one of the example we gave, and another example we gave over here. Okay, and so we started doing the analysis of deformation. We tried to study the deformation behavior of a beam, and for that we considered few assumptions. That is, we are going to study a very special case of bending of beam. First was a case of pure bending. Then second one was that the cross section of beam should be symmetric about the plane of loading, यानी plane of loading के about cross section symmetric हो. तीसरी चीज हमने कही कि हम उस केस को स्टडी करेंगे जहां पर क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द लेंथ. ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे क्रॉस सेक्शन कुछ और है और कहीं पे कुछ और है, बल्कि एक जैसा क्रॉस सेक्शन होगा थ्रू आउट द लेंथ. फोर्थ assumptions ये हम लेके चल रहे हैं कि मटेरियल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम. यानी ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग मटेरियल चेंज होगा. दूसरा ये कहा कि मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ लोडिंग. जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में क्या हो रहा है कि एक बीम है जो कि विच इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल, वन इज स्टील एंड अनदर इज वुड. लेकिन एक्स वाई प्लेन जो है, z इज इक्वल टू जीरो प्लेन जो है, उस प्लेन के अबाउट मटेरियल सिमेट्रिक नहीं है. उसके एक तरफ तो वुड है और दूसरी तरफ स्टील है. इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन ये दूसरा केस जो है ये इस केस की हम स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है. इसमें भी बीम दो मटेरियल का बना हुआ है, एक स्टील का, एक तरफ स्टील है एक तरफ वुड है. लेकिन z इज इक्वल टू जीरो प्लेन जो है उसके अबाउट मटेरियल की प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस थिंग आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, सो so these were the assumptions which we talked about in the last class. Then we talked about the concept of curvature. कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर में ये है कि हमने कोई एक कर्व लिया ए डी, ए बी सी डी सपोज. तो कर्वेचर का मतलब ये है कि जो टेंजेंट है वो कितना तेजी से उसका एंगल चेंज हो रहा है. यानी बेंडिंग ऑफ जो टेंजेंट लाइन है, यहाँ पे येलो कलर की जो लाइन दिखाई गई है, दो येलो लाइंस हैं, एक बी पर और एक सी पर. एक बी पर टेंजेंट है और एक सी पर टेंजेंट है. तो येलो लाइन एट बी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बना रही है. इट इज बेंडिंग एट एन एंगल ऑफ फाइव विद हॉरिजॉन्टल लाइन, and the yellow line at C is making an angle of phi plus delta phi with horizontal line. So what is delta phi? मतलब डेल्टा फाई कुछ भी हो सकता है. एक एंगल फाई है, दूसरा एंगल कुछ और होगा, उसको हम कह रहे हैं फाई प्लस सम चेंज. उस चेंज को डेल्टा फाई कह रहे हैं हम. अब बी पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है मेजेंटा कलर की, जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट के. से वो लाइन बहुत लंबी ड्रॉ करिए और सपोज ये ओ बी है.
और इसी तरीके से सी पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है मैजेंटा कलर की, जो कि पहली वाली मैजेंटा लाइन को ओ प्राइम पॉइंट पर कट कर रही है। अब अगर टेंजेंट एट बी, यानी येलो लाइन एट बी एंड येलो लाइन एट सी के दोनों के एंगल में, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों के एंगल में जो डिफरेंस है वो डेल्टा फाई का है, तो बेसिकली टेंजेंट एंड सी एंड टेंजेंट एट बी विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ डेल्टा फाई। तो जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा वही एंगल परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में होगा, जो कि हमने यहाँ पे शो कर दिया है डेल्टा फाई से। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो सी पॉइंट है जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, अगर हम सी पॉइंट की जगह सी वन, जो ब्लैक कलर का यहाँ पर इस जगह पर एक ब्लैक कलर का सी लाइन है, राइट, सी पॉइंट है सी वन, अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो डेल्टा फाई एंगल कम हो जाता, और सी टू पे करते तो डेल्टा फाई और कम होता, और सी थ्री पे टेंजेंट होता तो वो एंगल और कम होता। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि सी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स बी। दूसरे लफ्जों में जब आप ऐसा करेंगे तो जो टेंजेंट है, यानी ओ प्राइम, जो लोकेशन यहाँ पे ओ प्राइम जो पॉइंट यहाँ शो किया गया है, ये ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा और किसी एक पॉइंट पे जाके स्टैग्नेट हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं ओ पॉइंट। यानी व्हेन सी अप्रोचेस टुवर्ड्स बी, ओ प्राइम अप्रोचेस टुवर्ड्स ओ। और उस केस में जिस पॉइंट, यानी जो भी ओ पॉइंट होगा जहां पर ये कट कर रही होगी लाइन, यानी दो बहुत ही पास के जो पॉइंट है उन पर अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें और वो दोनों जहां कट कर रहे होंगे उसको हम कह रहे हैं पॉइंट ओ। तो ओ से बी तक की दूरी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीज समझ में आई नहीं? जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सपोज आपको कोई कर्व दिया गया, एक ऐसा कर दिया गया, आपसे किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पर, ये जो ग्रीन पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें इवेल्युएट करके बताओ। तो आप क्या करेंगे, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर एक पॉइंट यहाँ लेंगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस पे 90 डिग्री का एंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ कट रहा होगा, these two lines will intersect at some point। फिर आप कहेंगे नहीं साहब, इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करते हैं ना, और इस पे आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये इसको कहीं और ऊपर जाके कट करेगा। फिर आप और पास में आएंगे यहाँ पे और इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, जो कि इस लाइन को, इस वाली लाइन को, बी, ये बी है ना पॉइंट, इस बी वाली लाइन को कहीं और ऊपर कट कर रहा होगा यहाँ पे। तो जब बहुत पास आता चला जाएगा तो फिर इस पॉइंट का मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा, एक एक जगह पे स्टैग्नेट कर जाएगा, वहां तकरीबन रुक सा जाएगा। उस पॉइंट को हम कहेंगे ओ, और वहां से जो ए ओ बी की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर? यस सर। अगर किसी को नहीं समझ में आया दोबारा मैं एक्सप्लेन करूं। ओके, सो if no one is saying no, it means everyone got it। ओके, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ लिखी हुई है ब्लैक कलर में। ये कर्वेचर ऑफ प्लेन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑब्लिक एंगल ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अलोंग द कर्व। यानी किसी कर्व पर, जैसे सपोज ये कर्व है, सॉरी,
तो ये एक कर्व है। इस कर्व इसका कर्वेचर क्या है, किसी पॉइंट पर अगर कोई पूछे, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, दूसरा किसी ने कहा कर्वेचर क्या है। तो कर्वेचर क्या डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यानी इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, ये है, ये एंगल है, राइट। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, ये है। तो ये जो स्लोप है या ये जो एंगल है, वो जितना चेंज हुआ, यहाँ पे अगर फाई है, यहाँ पे स्लोप क्या है, फाइव प्लस डेल्टा फाइव। दोनों के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस डेल्टा फाइव है। और ये आर्क लेंथ है, लेंथ ऑफ द कर्व ये है, जिसको हम डेल्टा एस कहेंगे। तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एस को हम कहेंगे कर्वेचर। ये बात समझ में आई। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अलोंग द कर्व। बस फर्क ये है कि ये डेल्टा एस जो डिस्टेंस है, ये बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बल्कि लिमिट में होना चाहिए। लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस जीरो, यानी बहुत छोटी लेंथ होनी चाहिए कर्व की। दैट विल बी द इन डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर, बहुत छोटी सी कर्व की लेंथ लें और उस दो पॉइंट पर, यानी दो पॉइंट लें, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, और इसके बिल्कुल पास में, बहुत पास में, यानी ये इतना पास है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अ, अगर आपका कर्व है जो कि मिलीमीटर लेंथ का है, तो ये डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में माइक्रोन या इससे कम हो सपोज, है ना, बल्कि उससे भी छोटी होनी चाहिए आइडियली। तो इन दोनों पॉइंट पे जो एंगल होगा, उसका जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इन एंगल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कर्व विल बी द कर्वेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एंगल of curve with respect to distance along the curve, that is called curvature. Okay, now कर्वेचर की जो डेफिनेशन है वही है जो यहाँ मैंने अभी लिखी थी, वही चीज यहाँ भी लिखी है कि डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई बी सी, द लेंथ बी सी, इन द लिमिट, लिमिट यही लिखी है, बी अप्रोचेस सी कह लीजिए, या सी अप्रोचेस बी कह लीजिए, या फिर बी सी अप्रोचेस जीरो लिख दीजिए, सब एक ही बात है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, इन द लिमिट डेल्टा फाइव अप्रोचेस जीरो। डेल्टा जब बी सी अप्रोचेस जीरो होगा, तो ऑब्वियसली डेल्टा फाइव भी जीरो के काफी करीब होगा। अब अगर बीसी लेंथ बहुत कम होगी, तो इसको एक आर्क ऑफ सर्किल आप एज्यूम कर सकते हैं। और जब ये बीसी लेंथ को आर्क ऑफ सर्किल आप एज्यूम करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं ओबी टाइम्स डेल्टा फाइव। ये बात समझ में आई जी। ये कहाँ से आया, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? आर्क लेंथ। यस, शुड आई रिपीट इट? आर्क लेंथ हो जाएगी ना सर? हाँ, ये आर्क लेंथ है, ये लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है। ये सर्किल का पार्ट नहीं है आर्क। ये जो जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको ये अज्यूम करके लिखा है कि ये एक सर्किल का पार्ट है ना, बीसी इज अ सर्कुलर आर्क, जो कि जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बीसी बहुत छोटा है, तो इसको आप एज्यूम कर सकते हैं इट इज एन आर्क ऑफ अ सर्किल। इसको स्ट्रेट आप एज्यूम कर लें या आर्क एज्यूम कर लें, फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक सर्किल है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये आर है और ये डेल्टा फाई है, तो डिस्टेंस क्या होगी, आर टाइम्स डेल्टा फाई। ठीक है। लेकिन अगर इसको बहुत छोटा करते जाएं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एंगल
डेल्टा फाई बहुत छोटा हो, तो उस केस में इस डिस्टेंस को डेल्टा फाई से मल्टीप्लाई करके आप इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं। एनीवे तो आई थिंक दिस इज फाइन, और यहाँ से डेल्टा फाई विल बी कैंसिल आउट, and you can write it as 1 over O prime C or 1 over OB, which is nothing but 1 over rho. OB को हम rho कह रहे हैं. OB is equals to rho is equals to radius of curvature. So this is fine. Should I proceed further? Yes, sir. Okay. So this is radius of curvature. Point B. Okay. We will hold for just 1 minute and then start. Okay. Now we will again start the beam thing. So consider a beam under pure bending. So here is a beam which is loaded in pure bending MB. Okay. अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम बेसिकली ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि बीम का डिफॉर्मेशन किस तरह का होगा, यानी इसकी डिफॉर्म्ड शेप कैसी होगी. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट. तो हमने इक्वल डिस्टेंस के 2 कट लगाए बीम के अंदर. Okay, so we have made 2 cuts. Let's name it A, B, C, D, E, and F. Okay.
Now separate these cut portions. ओके, नाउ प्लीज टेल मी, हमने इस पार्ट को दो यानी दो सेम लेंथ के कट हमने हमने कट किया है, सेम लेंथ के दो पार्ट्स फ्रॉम द बीम, just say delta x and delta x. Okay, now please help me showing the forces over it. Yes, what forces would be involved? सबसे पहले लेफ्ट वाले पार्ट की बात करें तो एडी फेस पर क्या क्या फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे? यस, इज देयर एनीवन? सर shear एक्सियल फोर्स और shear फोर्स। एक्सियल फोर्स तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें एक्सियल फोर्स कुछ है ही नहीं। सर shear फोर्स होगा। शियर फोर्स देख लो होगा। अगर हम इसको इस पार्ट को ड्रा करें, इस पार्ट को यहाँ पे, दिस इज एम बी, दिस इज ए एंड डी, दिस से समथिंग एम and this would be v, so this will imply what? V is equals to 0 0 and m is equals to mb, and if shear force is 0, so this should be equal to 0, correct? एम भी तो इंटरनल होगा ना? हाँ, एम भी इंटरनल होगा या एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं वो होगा? नहीं, यहाँ पे बेसिकली लेट मी क्लैरिफाई, जस्ट पुट इट m, mb is internal, so m is equals to, or you can say mb is equals to m, correct? यस। Okay, so shear force on this term will also be 0. And what about bending moment? This is mb and this should also be mb, correct? तो अगर shear force है नहीं तो why to draw it? We will not draw the shear force, we will simply only draw the bending moments. M, this as m, ये अब इस लाइन में बताइए, इसमें कुछ ये कहाँ से आया, ये सभी को समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ। आ गया सर। Everyone understand what I have done? I have simply Yes, sir. made two slides of the beam.
जो दोनों की थिकनेस बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू ई एफ एंड ए डी बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके दोनों फेसेस पे बेंडिंग मोमेंट जो आ रहे हैं ये इंटरनल फोर्सेस हैं। ओके, सर स्क्रीन शो नहीं होगी सर। हाँ जस्ट वन सेकेंड। visible sir. Okay, so yeah, so we have made two slices of the beam इस तरीके से कि दोनों की थिकनेस सेम है। उस पे हमने इंटरनल फोर्सेस जो होंगे, जो यानी दूसरे पार्ट बीम के जो हैं इस पे इंसर्ट कर रहे होंगे, वो फोर्सेस हमने शो किए। और हमें ये पता है कि अगर ये प्योर बेंडिंग में है तो इसमें शियर फोर्स कुछ नहीं होगा, ओनली बेंडिंग मोमेंट होगा, और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हर जगह हमने बेंडिंग मोमेंट सिर्फ दिखाए हैं विच आर इक्वल ऑन द टू फेसेस। ऑब्वियसली दोस टू शुड बी इक्वल। एक एक फेस पे अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो दूसरे फेस पे ये क्लॉकवाइज अप्लाई किया गया है। अब ये दोनों फिगर्स में दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ए बी ई डी जो पोर्शन है और बी सी एफ ई जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ज्योमेट्री के लिहाज से भी और लोडिंग के लिहाज से भी। इज एवरीवन एग्रीइंग विद दिस फैक्ट? यानी these two are identical with respect to geometry as well as with respect to loading. Is everyone agreeing with this fact? Yes. Yes sir. Okay. Yes, sir. And another fact is yes. Another fact is that it is also symmetric about mid. It is also symmetric about mid plane. Correct? Yes sir. Yes, sir. And this one is also symmetric about mid plane. Okay. अब अगर एक बॉडी है, एक जिसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिक है, उस पर जो लोड है, लोड भी सिमेट्रिक है। देखिए बेंडिंग मोमेंट भी सिमेट्रिक है दोनों तरफ। तो इसका पॉसिबल डिफॉर्मेशन क्या है? सिमेट्रिक geometry as well as loading। तो ये बताइए, अगर ऐसा केस है तो कैन ए बी ई डी बी deform into a shape as below। क्वेश्चन ये है कि क्या ADBE इस तरह से डिफॉर्म हो सकता है? और देखिए इस पे बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है ना, इसकी वजह से इसका कुछ डिफॉर्मेशन होगा।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए बी डी या ए बी डी ई डी, ये इस ऐसा शेप या ऐसा शेप हो सकता है? क्या पॉसिबल है ऐसा? इज इट पॉसिबल? यस सर। ऐसा पॉसिबिलिटी है? यस सर, दूसरे वाले की है। दूसरे वाले की है? देखिए, जब ज्योमेट्री सिमेट्रिक सर है। अगर हाँ, सेम मोमेंट लग रहा है तब तो नहीं होगा ना सर, अगर डिफरेंट है तो हो जाएगा मे बी। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक है, मतलब ज्योमेट्री एकदम मिड प्लेन के अबाउट, अगर आप बीच में खड़े हैं तो आप राइट देखें या लेफ्ट देखें, आपको बिल्कुल सेम ज्योमेट्री दिख रही है, राइट? और अगर वहां पे खड़े होके आप लोड देख रहे हैं तो वो लोड भी बिल्कुल सेम दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ज्योमेट्री भी सिमेट्रिक हो, लोडिंग भी सिमेट्रिक हो मिड प्लेन के अबाउट। सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट द बॉडी कैन डिफॉर्म इनटू अ शेप व्हिच इज अनसिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक आदमी खड़ा है और उसको ये लग रहा है कि ए बी जो है लेफ्ट साइड में मूव हो गया, राइट, ऐसे, तो ये पूछेगा ना कि ऐसा क्यों है कि इधर ही मूव हुआ, ऐसा ये ऐसा शेप क्यों नहीं हुआ? अगर सिमेट्रिक है तो वो पूछेगा ना कि भाई ए बी इस तरफ मूव क्यों हुआ, दूसरी तरफ क्यों नहीं हुआ? सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, not possible, not possible, and not possible. What is possible? ऐसा शेप पॉसिबल है, ए बी ई एंड डी। And other shape may be possible. These are the possible shapes. What other thing could be possible? This shape. Okay? सर सेकंड वन कैसे होगी? एक सेकंड। पॉसिबल सिमेट्रिक डिफॉर्म्ड शेप। क्यों, ये भी तो सिमेट्रिक है ना? ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है? यस सर। तो कोई भी सिमेट्रिक शेप पॉसिबल है इसकी वजह से। अब वो फर्दर हम इसको रूल आउट करेंगे कि इसमें फर्दर कुछ शेप्स पॉसिबल नहीं होंगे। इवन ऐसा भी शेप पॉसिबल है। है ना, कोई भी सिमेट्रिक शेप जो होगा वो पॉसिबल है इसके डिफॉर्मेशन के लिए। अभी अभी हम सिर्फ उनको देख रहे हैं जो सिमेट्रिक शेप्स हैं। तो पहले जो रेक्टेंगुलर शेप था वो अब कैसे भी सिमेट्रिक शेप में जा सकता है। लेकिन अब दूसरी चीज ये आती है कि सपोज इफ
ए बी ई डी एंड बी ई सी एंड एफ डिफॉर्म्स इनटू, सपोज ऐसे शेप में डिफॉर्म हो रहा है, बी सी एफ, अगर ऐसे शेप में डिफॉर्म हो रहा है, ये पॉसिबल है। पहले हम सिर्फ एक एक पोर्शन को लेके हम इसको एक्सप्लोर कर रहे थे कि उसका डिफॉर्म्ड शेप कैसा हो सकता है। तो हमने बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन निकाले, इतने सारे हैं ना, बल्कि और भी हो सकते हैं सिमेट्रिक शेप्स। अब हम दोनों दोनों पोर्शन को ले रहे हैं, ए बी डी ई को और बी सी ई एफ को। तो जब ए बी का ऐसा शेप होगा तो बी सी का भी ऐसा शेप होगा, करेक्ट। दोनों सेम जैसे हैं तो डिफॉर्मेशन के बाद दोनों सेम जैसे दिखेंगे ना। यस ओके। यस सर। तो लेकिन अब जब पहले क्या था कि बी और ई एक दूसरे के साथ थे ना, मतलब बी बी पे ओवरलैप कर रहा था, यानी ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन पे ओवरलैप कर रही थी ना, ये दोनों सेम लाइन है, ठीक है। हमने तो ये इमेजिनरी कट किया है ना, ये एक्चुअल में हमने थोड़ी इसको स्लाइस किया है। हमने एक इमेजिनरी कट निकाला है उसमें से, बीम में से, और उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे डिफॉर्म हो सकता है। दिस इज ऑल इन आवर इमेजिनेशन। तो जब बीई एक पोर्शन से बीई का जैसा शेप होगा, ओके देखिए, एक फिगर है ए बी डी ई, दूसरी फिगर है बी सी ई एफ, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम जैसे हैं, दोनों पे लोडिंग भी बिल्कुल सेम है, ये यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया, राइट, इस जगह पे। एवरीवन एग्रीइंग विद दिस कि हमने एक बीम लिया, उसमें से दो स्लाइस, आइडेंटिकल स्लाइस हमने इमेजिनरी कट किए, और उनपे हमने फोर्सेस दिखाए जो इंटरनल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। दोनों बिल्कुल ज्योमेट्री भी सेम है, और दोनों पे मोमेंट्स भी सेम है, और दोनों मिड प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक हैं। फिर हमने कहा कि इनका डिफॉर्म्ड शेप कैसा पॉसिबल होगा। पहले एक पोर्शन को लिया कि उसका डिफॉर्म्ड शेप कैसा पॉसिबल होगा, तो हमने ये सारे सिमेट्रिक शेप बनाए, और हमने कहा इनमें से कोई भी डिफॉर्म्ड शेप हो सकता है। एग्जैक्टली कौन सा होगा अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई भी डिफॉर्म्ड शेप अगर हो सकता है, तो हमने उन सबको ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसमें से पहला वाला लिया, ये वाला है ना, कि सपोज अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो अगर ए बी डी ई का डिफॉर्म्ड शेप ऐसा होगा, तो बी सी ई एफ का भी डिफॉर्म्ड शेप इसी के जैसा होगा। क्यों यस ये, ओके। लेकिन अगर ये दोनों का डिफॉर्म्ड शेप ऐसा होगा जैसा हमने यहाँ दिखाया है, तो लेफ्ट में बीई जो लाइन है, या बीई बेसिकली एक प्लेन है ना, बीम में ये कट किया है हमने, तो ये एक बीई एक्चुअली एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पूरा क्रॉस सेक्शन है। तो उस क्रॉस सेक्शन का शेप एक जगह हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और दूसरे वाले फिगर से हम कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन है ना। अगर बीई प्लेन बल्ज आउट हो रहा है, तो इसमें बल्ज आउट होके इस तरफ जा रहा है, इसमें बल्ज आउट होके इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीम तो टूट जाएगी ना अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो। यस डिफॉर्मेशन के बाद देखिए ये दोनों एक यस दूसरे सर। में चिपके हुए हैं। ये एक, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये जो है, ये बीई एक्चुअली में इस तरह से नहीं है, बल्कि ये ऐसे एक दूसरे में चिपके हुए हैं, करेक्ट।
तो अगर ऐसा है तो डिफॉर्मेशन के बाद भी वो एक दूसरे में चिपके हुए ही रहेंगे ना, एक दूसरे, दीज टू विल बी ग्लूड टू ईच अदर। तो अगर ये ऐसा डिफॉर्म्ड शेप होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको कैसे ग्लू करेंगे? ये इस तरह से हो रहा है या इस तरह से हो रहा है, तो ये एक कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेप जो हमने अभी एज्यूम किया है ये पॉसिबल नहीं है। दिस शेप इज नॉट पॉसिबल। दिस डिफॉर्म्ड शेप इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब ये बताइए, ये फिर से एक्सप्लेन करूं और शुड आई प्रोसीड फर्दर? क्लियर हो गया सर। ओके, अब किसी ने कहा कि ठीक है वो वाली शेप नहीं पॉसिबल है तो ये वाली तो पॉसिबल होगी ना, इसको भी हम देख लेते हैं। ये BE होगा और ये होगा CF। ऐसी डिफॉर्म शेप पॉसिबल होगी? ये भी नो पॉसिबल सर। होगी, क्योंकि यहाँ पे या तो इस तरह से गैप हो नो। जाएगा ऐसा, यानी बीच में क्रैक फॉर्मेशन हो गया या कुछ इस तरह का होगा, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। करेक्ट? This shape is also not possible. Then what is possible? Now tell me whether this shape is possible, this one. Is it possible? नो नो सर। सर। It is also not possible. What is possible is only these two. These two shapes are only possible. Yani the possibility is that these is initially straight lines. इनिशियली स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे जो AD या BE या CF जो स्ट्रेट लाइंस है या एक्चुअल में प्लेन क्रॉस सेक्शन से जो है वो प्लेन ही रहेंगे। आपने ये अजम्पशन भी कहीं पढ़ा होगा, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, पढ़ा है कहीं? यस सर। तो ये अजम्पशन किसी अदर कंडीशंस के लिए आएगा जहां पे प्योर बेंडिंग नहीं हो रही होगी, जहां पे शियर फोर्सेस भी इन्वॉल्व होंगे, वहां पे प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन एक अजम्पशन होगा। यहां पे अजम्पशन नहीं है, बल्कि इस केस में जब प्योर बेंडिंग के केस में दिस इज complete truth that a plane cross section will remain plane after the deformation in case of pure bending। आपको बात समझ में आ रही? जहां पर शियर फोर्सेज होंगे ना, मान लीजिए अगर इसी में ये शियर फोर्सेज होते इस तरह से ऐसे, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी और ये सारे आर्गुमेंट्स जो अभी हम कर रहे हैं ये नहीं कर पाते हम। ये जो आर्गुमेंट हम कर रहे हैं कि ये लोडिंग भी सिमेट्रिक है, मटेरियल ज्योमेट्री भी सिमेट्रिक है, ये उसी केस में कर पा रहे हैं जहां पर प्योर बेंडिंग है। अगर प्योर बेंडिंग नहीं होती तो ये सारे जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये डिस्कशन पॉसिबल नहीं होते। सर। ओके, हाँ सर अगर हमारी ये एक सिंगल बॉडी होती, हमने दो बॉडी को अटैच कर दिया ना एक जगह, अगर सिंगल बॉडी होती तब क्या इफेक्ट होता सर इसका? नहीं, देखो पहले तो ये है कि ये दो बॉडीज नहीं है, ये एक बॉडी का पार्ट है, बीम का पार्ट है, और इस पार्ट को हमने कट नहीं किया। अगर हकीकत में कट कर दोगे, एक्चुअली कट कर दोगे, तो ये तो दोनों अलग अलग एंटिटीज हो गई। यानी ये बी और ई जो है ना, ये एक अलग पोर्शन हो गया, ये एक अलग पोर्शन हो गया। तो दोनों को अगर तुमने कट ही कर दिया है एक्चुअली में, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से चिपके रहने जरूरी नहीं है ना, फिर तो मतलब वो कैसा भी शेप हो, दूसरे का कैसा भी शेप हो। लेकिन यहां पर हमने इनको कट नहीं किया है, हमने एक इमेजिनरी
क्रॉस सेक्शन बनाया है, हमने दो पार्ट में उसको इमेजिनरी डिवाइड किया है कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो बेसिकली हमने इस बीम को, देखो ये एक बीम है, हमने इसको यहां से अलग कर दिया, ठीक है। अलग यानी हकीकत में नहीं, हमने कहा कि ये अगर दो अलग अलग पार्ट हैं तो क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। पार्ट वन पार्ट टू पे एक बेंडिंग मोमेंट ऐसा अप्लाई करेगा और पार्ट टू पार्ट वन पे एक बेंडिंग मोमेंट ऐसे अप्लाई करेगा, ठीक है। फिर हमने इसको फर्दर कट किया यहां से, और तो एक तो पार्ट ये हो गया जो कि एम अप्लाई हो रहा है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब ये तो पहले ही हम ड्रॉ कर चुके थे एम, अब ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होंगे कि एक दूसरे पे बेंडिंग मोमेंट एम अप्लाई कर रहे होंगे। फिर फर्दर हमने इसको एक और कट लगाया यहाँ पे, और एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, और एक पोर्शन ये, और ये एक नया नए फोर्सेस आ गए। जब इनको अलग करेंगे हम तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा। अब आप कह रहे हैं कि ये जो कट है या ये जो अलग अलग पोर्शन करके हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, हकीकत में इनको कट नहीं किया गया है, बल्कि एक इमेजिनरी कट करके हमने ये कहा गया कि ये वाला पोर्शन इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। जैसे सपोज आप अपने हाथ में कोई वजन उठाते हैं ना, आपने अपने हाथ से कोई वजन उठाया, हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो वजन आप अपने हाथ से उस वजन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और वजन आपके हाथ को अपनी तरफ खींच रहा है। अब फिर आपने अपनी रिस्ट पे एक कट लगाया, एक इमेजिनरी कट लगाया, तो बेसिकली रिस्ट को आपकी जो लोअर आर्म है वो रिस्ट को अपनी तरफ खींच रही है, और जो रिस्ट है वो लोअर आर्म के को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फोर्सेस की एनालिसिस के लिए ये काम करते हैं कि हम एक इमेजिनरी कट लगा के ये देखते हैं कि क्या फोर्सेस का इंटरेक्शन हो रहा होगा एक दूसरे से, यानी एक पार्ट दूसरे पार्ट पे किस तरह का फोर्स लगा रहा होगा, उसकी एनालिसिस के लिए हम इमेजिनरी कट करते हैं। हकीकत में ये कट नहीं है। अगर ये हकीकत में कट होता तो ऑब्वियसली दिस वुड बी डिफरेंट बॉडीज, यानी ये एक अलग बॉडी होती, ये एक अलग बॉडी होती, फिर ये एक दूसरे में मतलब इनका फिर कैसा भी शेप हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अलग बॉडीज हैं तो वो एक कॉमन बाउंड्री को शेयर तो नहीं करेंगी ना। लेकिन जब एक ही बॉडी का पार्ट है और एक दूसरे से चिपकी ओके हुई सर। है और उनको कट नहीं किया गया है तो बाउंड्रीज वुड बी कॉमन। इज दैट आंसर टू योर क्वेश्चन? ओके सर, क्लियर। गुड। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर अब। हाँ, ओ सर ओके टाइम हो गया ओके, एक्चुअली। टाइम भी हो गया। ओके, जस्ट गिव मी 1-2 मिनट्स। ये सब तो दिखा था ना, ये जो पोर्शंस हमने ड्रॉ किए थे। ये सब दिख गया। हाँ, okay, so it is clear to you now. Just give me 1 or 2 minutes more. Okay. तो सिर्फ ओनली पॉसिबिलिटी इज ए बी
या तो ऐसी पॉसिबिलिटी है या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये है। ओके, तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? ये रोटेट होता है क्या? आर यू गेटिंग? यस सर। अगर इस तरह से होगा तो ये जो पोर्शंस हैं इस तरह से अटैच होंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी जो बीम होगी, एनीवे वी विल कंटिन्यू इट ऑन द नेक्स्ट टर्न। ओके, अभी कोई क्लास है क्या आप लोगों की? लैब है सर। ओके 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 देन, ओके यू कैन लीव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।